This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PS6 Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. सर बहुत बहुत मुबारक हो कौम को कि आज मार्केट जो है हमारी माशाल्लाह शुरू में तो थोड़ी नेगेटिव चली, इसके बाद से जो पॉजिटिविटी आई तो आती ही चली गई और मिडल में एक और नेगेटिविटी को भी क्रॉस करते हुए हम आगे आ गए। स्टार्ट होते ही थोड़ी देर में -85 का लेवल आया, उसके बाद से +95 आ गया 34,662। उसके बाद ऊपर नीचे होती रही मार्केट और हमने मज़ीद ऊपर की तरफ सफ़र किया 34,775 208 प्लस। उसके बाद जो है माइनस फिर 70 पे आ गई, सॉरी +70 पे, और माशाल्लाह अब जो क्लोज़ हुई है तो बहुत खूबसूरत क्लोजिंग है 329 प्लस 100 इंडेक्स 34,897। के C30 में 242 का इजाफा है 20,213। उसके बाद ऑल शेयर्स में 207 का इजाफा 24,046। 197 मिलियन का काम हुआ है शेयर्स का, विच इज़ मीडियम यू कैन से, ना ज़्यादा है ना कम है। एडवांसिंग कंपनी 165, डिक्लाइनिंग 149, अनचेंज 22। बैंक ऑफ पंजाब लीडिंग द पैक ऑफ वॉल्यूम लीडर्स 21.9 का काम हुआ यहाँ पे। PTCL में 16 का काम हुआ मिलियन, ऑयल एंड गैस में 11, दीवान मोटर में 10, के इलेक्ट्रिक में 10। गेनर लूज़र की बात की जाए तो नेस्ले पाकिस्तान में 143 प्लस है, बाटा 65 प्लस, सीमेंट पाकिस्तान 46 प्लस, खैबर टबाको 16, नेशनल रिफाइनरीज 11। लूज़र्स की बात की जाए तो फिलिप मॉरिस पाकिस्तान -42, आइलैंड टेक्सटाइल 32, एक्साइड 19 माइनस, टंडीवाला शुगर 12 माइनस, हीनो पार्क मोटर 12.9 माइनस। दुनिया भर में जो मार्केट की पोजीशन रही है कल वो ये थी कि कल ऐसा लगता है कि जब अमेरिकन मार्केट चल रही थी तो तेल की कीमत पॉजिटिव थी, पॉजिटिव खबरें आ रही थी। अब वहाँ 117 पॉइंट का इजाफा हमने देखा डॉ में, और उसके बाद SP में भी 16 का इजाफा, नैस्डैक में 42 का इजाफा। लेकिन जब ये एशियन मार्केट खुली है, बाय द टाइम एशियन मार्केट खुली तो DK में हमने 518 का लॉस देखा है, हैंगसेंग में 390, शंघाई में 54 प्लस है विच इज़ 1.85%, सेंसेक्स में 177 का लॉस, और सिंगापुर में 27। तो वो उसी ट्रेंड से आज हमारी मार्केट शुरू हुई थी, 85 माइनस गई, उसके बाद से एकदम से शूट अप हुआ और माशाल्लाह ये पोजीशन कल की जो 151 पॉइंट के लॉस था उसमें ऑयल, बैंकिंग वगैरह के शेयर्स पे प्रेशर आया। लेकिन हमने ये देखा कि कल गोरो ने 4.4 मिलियन के शेयर ख़रीदे, आप लोगों ने बेचे, विच इज़ ए वेलकम थिंग। इन्फ्लेशन का फिगर जो आया है वो ऑल टाइम हाई आया है इन 16 मंथ 4.2, उससे भी बहुत सारे शेयर्स को इम्पैक्ट पड़ा होगा, जो इससे इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बन रही हैं। एक और जो इंटरेस्टिंग खबर आज की है वो है बैंक ऑफ जापान ने कहा कि अब कुछ करना बेकार है क्योंकि लोग तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, व्हेन हाउस होल्ड आरंट लिसनिंग। वो बैंक ऑफ जापान ने बहुत ज़बरदस्त स्टिमुलस प्लान शुरू किया था, क्वांटिटेटिव ईजिंग, $2 मिलियन डेली छाप रहे थे वो लोग, और आइडिया ये था कि इससे शायद कंजम्पशन बढ़ जाएगा, इकनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगा और यन कमज़ोर हो जाएगा और इन्फ्लेशन हो जाएगा। लेकिन यन तो थोड़ा कमज़ोर हुआ लेकिन कंजम्पशन वगैरह में कोई इजाफा नहीं हुआ, तो अब उन्होंने जो अपना एक्सपेंशनरी पॉलिसी था उसको रोक दिया है क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ है, बैंक ऑफ जापान क्या कर रहा है, फेड क्या कर रहा है, तेल की कीमत कहाँ जा रही है, इन सब इश्यूज़ पे राय लेने के लिए हमने एक बड़े एक्सपर्ट तारिक हाशमी साहब को दावत दी है कि वो बताएं कि क्या हो रहा है दुनिया में और हाउ आवर इन्वेस्टर शुड रिएक्ट। बैंक ऑफ जापान से शुरू कीजिएगा सर, बड़ी इंटरेस्टिंग केस है। उसने कहा कोई फ़ायदा ही नहीं, काम कुछ, नोट छापते तभी कुछ नहीं होता, नहीं छापते तभी कुछ नहीं होता। कि बैंक ने पैसे रखने के भी उन्होंने कहा है कि हम आपसे पैसे लेंगे।
तो वो पर उनकी इकोनॉमीज बहुत डेवलप्ड हैं। इसी पे आप रिलेट करें ना कि आपके यहाँ क्या रिटर्न मिल रहा है, वहाँ पे है, जैसे हमारे अपने चैलेंजेस वगैरह है, बट आई थिंक के गुड थिंग इज़ कि मार्केट ने, हालांकि साल का शुरू थोड़ा सा एक हुआ था, हमने ये देखा है कि मार्केट फाइनली एक पॉजिटिव मोड में ट्रेड कर रही है, या इस साल कुछ गेन बनता ऑलरेडी नज़र आता है। एंड आई थिंक कि जिन लोगों ने ऑयल जब बॉटम पे था तकरीबन $20-25 के इर्द गिर्द, तो जिन्होंने वहाँ पे अगर ऑयल में पोजीशंस बिल्ड की थी, किया था बिल्कुल थोड़ा सा ले लो, बिल्कुल लेना चाहिए था, ज़्यादा नहीं, कम से कम। हाँ, तो आई थिंक वहाँ से कोई तकरीबन मोर देन 20% का गेन तो वो इन पर्टिकुलर कुछ स्किप्स के अंदर आके जो है आपने देखा है। तो आपका टोटल पोर्टफोलियो का अगर 10-20% भी था ऑयल में वहाँ उस वक्त के ऊपर, और पीपीएल दोनों 98 पे आ गए थे। जी जी बिल्कुल, 200 तोड़ के नीचे बिल्कुल आए थे। एंड आई थिंक आज OGDC अपर लॉक पे था, एंड आई वाज रीडिंग कि तकरीबन कोई एक शायद मोर देन 1 मिलियन का बायर जो था वो लॉक पे भी खड़ा हुआ था। तो आई थिंक द सेंटिमेंट स्टिल जो है वो बुलिश है यहाँ पे। हालांकि हम पिछले दिनों में सुन रहे थे कि परहैप्स ऑयल पे ये जो रैली बनी है इसका परहैप्स कोई थोड़ी सी करेक्शन आएगी। ऑयल के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं बिटवीन ईरान एंड इराक भी आ गया, फिर आपका रशियन की जो एक आप उनकी बात कर रहे थे कि एक कार्टेल करके कि आप उसको प्रोडक्शन को फ्रीज किया जाए या कुछ किया जाए। तो आई थिंक काफ़ी सारी स्पेकुलेशन है, बट आई थिंक द गुड थिंग फॉर द मार्केट इज कि मार्केट हैज़ रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली। एंड आई थिंक ये जो थोड़ी सी हम पिछले दिनों में रैली बनते हुए देख रहे हैं इज़ लार्जली ड्रिवन बाय ऑयल, क्योंकि इंटरेस्टिंगली जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी तो बड़े अच्छे आए हैं। हर जगह में 40-50% इजाफा देखा है। आई थिंक द रिजल्ट्स डाइवर्सिफाइड कंपनीज की थोड़ा सा इट्स अनफॉर्चुनेट, हालांकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, आई एम नॉट ओनली अच्छे आए हैं बल्कि बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स के आने के साथ थोड़ा सा पॉलिटिकल क्लाइमेट जो है वहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। वरना वन वाज होपिंग कि हम आपसे आई थिंक 35,000 की मिठाई जो है वो हम जल्दी खा लेंगे, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, द रिजल्ट्स हैव बीन, लेकिन रैली जो है वो रिजल्ट ड्रिवन हमने देखा कि बनी नहीं। एक एक्सपेक्टेशन थी कि बेस्ड ऑन, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, कि मार्केट उससे कोई एक क्यू लेगी। और अभी जो हमने पिछले हफ्ते 900 कुछ पॉइंट का इजाफा देखा जी, ठीक है, पहले 2 दिन कल हमें लॉस हो गया, वो आपके ख्याल में सिर्फ ऑयल की वजह से था या मिक्स था? आई थिंक लार्जली रिजल्ट, देखिए लार्जली तो ऑयल की वजह से था, क्योंकि हमने ऑयल को तकरीबन काफ़ी सब्सटेंशियल हमने एक जंप करते हुए देखा। और इस हफ्ते जरा आगे पीछे चल रही है, ठीक है, थोड़ा सा एक दिन बढ़ती है, एक दिन घटती है, एक दिन बढ़ती है। आपने जिक्र किया कि कल हालांकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो पॉजिटिव थी, लेकिन बाजार नेगेटिव था। सेंटिमेंट फॉरेनर का जो था वो पॉजिटिव था कि उसने आके पोजीशन बिल्ड की, और लोकल सेंटिमेंट जो था, एंड आई थिंक वो नेगेटिव भी नहीं था। आई थिंक लोकल सेंटिमेंट प्रॉफिट टेकिंग भी करा, एज इंडेक्स हैज गॉन अप, देयर इज ऑलवेज दिस एलिमेंट ऑफ कि आप एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का भी एक एलिमेंट होता है। एंड आई थिंक आने वाले दिनों में थोड़ी सी पॉलिटिकल, हम भी जो अगर आज भी अगर आप एडवांसेस अगेंस्ट लूजर्स को देखें, जो गेनर्स अगेंस्ट लूजर्स को देखें, तो वो प्रीटी मच 50-50 है, 165-140। तो इसका मतलब ये है कि सेंटिमेंट अभी भी जो है वो मिक्स्ड है। ठीक है कि इंडेक्स जो है वो एक सर्टन सेक्टर के ऊपर आके इंडेक्स बढ़ गया, लेकिन आई थिंक कि जो आप एडवांसेस और डिक्लाइनर्स को हम देखते हैं उससे आइडिया यही होता है कि अभी सेंटिमेंट मिक्स्ड है। तो आई थिंक कि ये जब तक थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ें कुछ अगर एक साइड पे नहीं होती हैं तो इनमें से थोड़ा सा शाय है। सर, आज वर्ल्ड बैंक के जो नुमाइंदे, नहीं WTO के नुमाइंदे आए हुए हैं और मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम में पाकिस्तान को करेंगे सपोर्ट करो। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ डूइंग बेटर दैन मेनी अदर इकोनॉमीज़, ये उनका स्टेटमेंट है, डिस्पाइट द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड ऑल। देखिए इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली आया है, एंड आई तो ये तो कहना नहीं हो गलत होगा कि जी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। आई थिंक दैट the first 3 years of this government they've taken some hard decisions, तो अब तो उसकी इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आ रही है। हमने रिकॉर्ड लो इन्फ्लेशन नंबर्स आके देखे, ठीक इस महीने बेशक नंबर जो हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं, बट हमने ये आई थिंक पिछले 17 साल का हमने लोएस्ट हमने वो वक्त भी गुजारा है कि रेट देखे हैं, आपका डिस्काउंट रेट नीचे है। आई थिंक ऑन दी एग्रीकल्चर साइड देवर चैलेंजेस के वहाँ पे भी ग्रोथ नहीं आई है, हमारे जो मेन एक्सपोर्ट का डिपार्टमेंट था वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे रिलीफ चाहिए वहाँ पे, तो चैलेंजेस अपनी जगह पे है। बट आई थिंक कि फिस्कल एक थोड़ा सा अगर आप ओवरऑल लार्जर पॉलिसी को देखें तो देयर हैज़ बीन सम इम्प्रूवमेंट। अच्छा सर, ये है ना कि ओवरऑल वर्ल्ड में भी जो ना ग्रोथ रेट्स कम हो गए हैं। चाइना वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट जो उसका रिजल्ट रेट आया कंपेयर टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, उसकी वजह से मार्केट से नेगेटिव हुई थी 2-3 दिन पहले। अब जो है बेंचमार्क जो है वही कम हो गया है, 7% इज़ कंसिडर वेरी हाई जैसे इंडिया का है,
और हम लोग 4.5-5 पे हैं, तो वी आर वेरी क्लोज टू दैट हाइस्ट लेवल्स. तो वी आर डूइंग बेटर दैन मेनी अदर कंट्रीज हु आर गोइंग फॉर नेगेटिव ग्रोथ, एब्सोल्युटली नेगेटिव इंटरेस्ट, नेगेटिव ग्रोथ, लाइक जापान है और मुल्क हैं. तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर यहाँ पॉलिटिकल मामला कुछ तय पर पा जाएँ, ये पनामा शनामा साइड में हो जाए, तो और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इसी तरह चलें, तो 5.5% वाला का ग्रोथ रेट अगले साल हासिल करना कोई इतना मुश्किल नज़र नहीं आता. डिफरेंट एरियाज में अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि दिस इज़ नॉट अ ब्रॉडर, आप ये कहिए कि एक प्रोग्रेस है. कुछ एरियाज हैव डन वेरी वेल, वेल दी अदर्स हैव एक्चुअली परफॉर्म पुअरली. तो एक्सपोर्ट साइड में स्पेशली, हाँ, एक्सपोर्ट साइड के ऊपर आके वी बिन ब्लेस्ड कि जो पिछले 2-3 साल में ऑयल की प्राइसेस जो थी, देखिए आप वी हैव टू बी ऑनेस्ट कि जो हम जिसकी बात कर रहे हैं कि ये एक अच्छा हमको जो फील गुड का इफेक्ट आ रहा है, उसके पीछे कुछ ऐसे एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी हैं जिसके ऊपर हमारा बेशक कंट्रोल नहीं था, लेकिन जिसका एडवांटेज हमको बहुत हमें मदद की, हमें बहुत मदद की. गोइंग फॉरवर्ड आपका सीपैक का जो प्रोजेक्ट है, उसका भी जो एक आपका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होगा इकोनॉमी के ऊपर, उसको भी आते आते अभी चंद साल लगेंगे. आई मीन इट्स इन द प्रोसेस. तो येस, गोइंग फॉरवर्ड थिंग्स लुक ब्राइटर, बट अगेन कि देयर आर क्वाइट अ बिट ऑफ चैलेंजेस एट हैंड. यू नो वी हैव गॉन थ्रू अ पीरियड के जहाँ पे अल्लाह ताला की ब्लेसिंग थी कि बहुत सी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो थे जिन्होंने हमारी आके मदद की. लेकिन अगर ये ऑयल जिस तरह हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये दोबारा $60-70 पे अगर चला जाएगा तो फिर हम काफ़ी अगेन मुश्किलात में आ जाएंगे. तो ये वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ ये जो अपॉर्चुनिटी हमको मिली है कि हम इसका मैक्सिमम एडवांटेज उठा लें. कॉर्पोरेट सेक्टर इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस हम देखें, हम बार बार कहते हैं कि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो अच्छी कंपनीज हैं, वो मुश्किल से मुश्किल हालात के बावजूद जो है दे डू वेल. और थोड़ी सी जब इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, तो जिस तरह आपने कहा कि सम सेक्टर्स के अंदर आपकी 30 से 40% की या 50% की हमने ग्रोथ देखी है कंपनीज़ के, अच्छी ब्लू चिप कंपनीज़ के अंदर आके, तो उनको जगह थोड़ा सा जब स्पेस मिलता है या थोड़ी सी ईजिंग ऑफ मिलती है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं उनके ऊपर आके, उनमें जैसी थोड़ा सा उनको एक वो स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, दे हैव अ टेंडेंसी टू परफॉर्म वेरी वेल. तो आई थिंक 6-7% का ग्रोथ रेट जो है उसको इस सेक्टर ने सपोर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है. तो सर 6.5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5.5 भी अगर हो जाए तो वी विल बी इन द सेकंड टियर टॉप लेवल्स पे, विच विल बी एक्सीलेंट. और जो पोटेंशियल पाकिस्तान में है, जैसे मेरी अपनी सोच है और लोगों की, बहुत लोगों की सोच है, पोटेंशियल तो यहाँ बहुत ज़्यादा है. और यहाँ पे अगर पॉलिसीज़ को थोड़ा सा रिफ़ाइन किया जाए, जो बहुत सारे अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड डिस्टॉर्शंस मार्केट में, उनको अगर रिमूव किया जाए तो दिस इकोनॉमी कैन फ्लाई वेरी हाई एक्चुअली. वो एब्सोल्युटली, आई मीन देयर आर नो दो राय नहीं है इस बात के ऊपर आगे. अच्छा, ये रिफॉर्म में जो सबसे बड़ी बात लोग कहते हैं, जो एक्सटर्नल जितने भी, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आज ADB ने भी इस तरफ इशारा किया कि वो ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आप लोग जो है, सबसे बड़ी आपकी फेलिंग ये है कि आपका टैक्स का जो निज़ाम है बड़ा रिग्रेसिव है. सिर्फ गरीबों से टैक्स लिया जा रहा है, अमीरों को से नहीं लिया जा रहा है. और ये कि ब्रॉडन बेस नहीं कर पाए आप डिस्पाइट ऑल द टॉक्स. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज बाहर वाले बताते हैं बार बार. और वो क्यों बताते हैं? वो इसको सही समझते हैं तभी बताते हैं. नहीं, एब्सोल्युटली. आप ये देखिए ना कि एक आदमी अभी आई थिंक पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे एक किसी का कागज़ पे लिखा हुआ चल रहा था कि एक शख्स 100 रुपये खर्च करता है, उस 100 रुपये में से कितना टैक्स जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर आइटम के आके करता है. और एक आदमी जो 1 लाख रुपए खर्च करता है, उसके ऊपर भी वही टैक्स अप्लाई तो है. एंड आपकी बात बिल्कुल बजा है कि टैक्स की चोरी जो है या टैक्स अवॉइडेंस जो है, वो एक बहुत ही सीरियस एक इशू है कि इन स्पाइट के हर आने वाली गवर्नमेंट जो होती है वो आके इसको ये एटलीस्ट ड्यूरिंग दी कैंपेन पीरियड वो ये कहते हैं कि हम इसमें आके हम करेंगे. बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये जो आपके पनामा की भी जो कंपनीज, ऑफशोर कंपनीज़ का भी जो बात आया है, उसमें भी हम आके यही देखते हैं कि इट इज़ द सेम, परहैप्स जो अभी तक नाम नज़र आए हैं कि वो जो लार्जर डिसीजन मेकर्स हैं वही तो टैक्स अवॉइडेंस में इन्वॉल्व हैं. तो दैट इज़ वाई परहैप्स वी डोंट सी टैक्स रिफॉर्म्स टेकिंग प्लेस इन अर्नेस्टली, क्योंकि उनके इंटरेस्ट, ज़ाती जो मफाद हैं उसके ख़िलाफ़ जाता है. तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एट द टॉप, एट द वेरी टॉप. पनामा का मामला आया, नवाज शरीफ पे बात आई है, अब पता चला जहांगीर तरीन और अलीम खान ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए. यानी अक्रॉस आपकी बिल्कुल बात सही है कि सब पार्टियों में ही वही लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो अमीर तरीन लोग हैं, अब वही पार्टीज़ पे कंट्रोल करके बैठे हुए हैं. अब उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक इसमें भी 2 चीज़ों का ख्याल रखना है.
देखिए, ऑफशोर कंपनी बनाना जुर्म नहीं है। आई थिंक वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि फ़र्क क्या है। आप भी ऑफशोर कंपनी बना सकते हैं, मैं भी ऑफशोर कंपनी बना सकता हूँ। मेरी जो सेविंग नहीं सर, जो मेरी आई थिंक दी ओनली डिफरेंस इज़ कि उस ऑफशोर कंपनी में जो पैसा जाए, क्योंकि हमारा सेंट्रल बैंक के कोई फॉरेन करेंसी के कुछ रूल्स हैं और हमारे टैक्स के भी रूल्स हैं। तो अगर तो मैंने टैक्स दिया और मैंने अपना स्टेट बैंक को अप्लाई किया और उसकी परमिशन से मैं ले जाऊँ कि अगर आप ड्यू प्रोसेस के जरिए करें तो कोई मसला नहीं है। तो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि जी हैविंग एन ऑफशोर कंपनी इज़ नॉट अ क्राइम। आई थिंक कि वो जो अभी जो डिस्कशन है वो इस पर नहीं है कि किसी का, जहांगीर साहब का या मरियम नवाज शरीफ साहिबा का या किसी का, जो भी जिनके भी नाम आ रहे हैं कि उनके ऑफशोर अकाउंट है। आई थिंक दैट इज़ नॉट द कंटेंशियस इशू। द कंटेंशियस इशू इज़ कि जी कि हाउ डिड इज़ दैट वाज दैट मनी डिड दैट गो फ्रॉम पाकिस्तान, क्या उस पर टैक्स किया गया था, कि सेंट्रल बैंक को इन्फॉर्म किया गया था कि ये फॉरेन करेंसी अकाउंट है और हम बाहर लेके जा रहे हैं। आई थिंक दीज आर दी ओनली 2-3 रिक्वायरमेंट्स। अगर तो वहाँ पे कोई कमी है तो ऑब्वियसली देन देयर इज़ एन इशू, और अगर नहीं है तो देन आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हैविंग एन ऑफशोर कंपनी। ऑफशोर कंपनी तो $1000 में बन जाती है, एक नहीं 18 सेंटर्स हैं जहां बना सकते हैं। हाँ, ये तो एक मुल्क का एक कंपनी का नाम आया है। अभी तो 18 सेंटर्स हैं। मैं बहरीन में काम कर चुका हूँ, मैं दुबई में काम कर चुका हूँ, मेजर सेंटर्स ऑफ। देखिए, ये तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि आई थिंक पाकिस्तानी जो हैं उनका जो आई थिंक स्विस अकाउंट्स में या किसका, आई थिंक ऑन द नेशनल असेंबली परहैप्स, मुझे याद नहीं पड़ता एग्जैक्टली कहाँ की, कोई तकरीबन $200 बिलियन से ज़्यादा का स्विस बैंक के अंदर है, सेकंड लार्जेस्ट। तो अगेन तो मीनिंग कि ये तो हमारी अपनी गवर्नमेंट एडमिट करती है कि यार ये पैसा है। दुबई की गवर्नमेंट बताती रहती है कि सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी एग्जैक्टली आपकी आप ना बोले वो बोल रहे हैं, हाँ वो आपसे बोल रहे हैं। तो आई थिंक कि चूंकि आई वुड अज्यूम कि चूंकि पॉलिसी मेकर्स ही ये करते हैं, अगर ये करते हैं तो वो अपने आप के ऊपर, तो यू कांट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ वाली कहानी है ना कि वो इस तरह की वाली बात आ जाएगी। तो आपने बड़ी खतरनाक बात बोली है, थीफ कैचिंग थीफ। नहीं, मकसद ये है कि जो अगर हम वाई कांट अ गवर्नमेंट जो है दे कैन गो एंड डू समथिंग लाइक दैट। इस पे कंटिन्यू करते हैं। हाशमी साहब बड़ी खतरनाक बातें आज कर रहे हैं, इसाकदार साहब वाला को पसंद नहीं आएगा। बहरहाल हम उनकी परवाह नहीं करते, हम जो सही समझते हैं बोलते हैं। नाज़रीन, लेंगे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारे पास जावेद हाशमी साहब हैं, एक बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, लेकिन आज उनका मूड टफ हुआ है। उन्होंने कहा कि ये जो आप बात करते हैं कि जी ये पनामा लीक हो या दुबई का इन्वेस्टमेंट हो या 200 बिलियन जो स्विट्ज़रलैंड जो लोगों ने पैसे रखे हुए हैं, तो तारिक हाशमी साहब का कहना है कि भाई ये इनको पकड़ेगा कौन। ये जो 200 बिलियन वाले हैं स्विट्ज़रलैंड में या दुबई कहता है, खुद गवर्नमेंट दुबई कहती है कि आफ्टर इंडियंस बिगेस्ट इन्वेस्टर्स आर पाकिस्तानीज, नॉट ब्रिटिश, नॉट अमेरिकन, नॉट जर्मन्स। तो मगर ये हमें भी पता है कि किन लोगों का है, कई लोगों का हम लोग जानते भी हैं ज़ाती तौर पे। अब बड़े खुशी खुशी वो जाते हैं दुबई में, होटल ख़रीदते हैं, बिल्डिंगें ख़रीदते हैं, वहाँ पे बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि बस सवाल हाशमी साहब का ये है कि ठीक है आप इन्वेस्टमेंट करें बाहर, ऑफशोर कंपनी बनाना भी कोई जुर्म नहीं, ऑफशोर कंपनी सिर्फ 1000 में रजिस्टर हो जाती, कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि उस ऑफशोर कंपनी के अंदर जो एसेट है, जो डिपॉजिट है या पैसा है, वो किस तरह से गया। अगर तो आपने यहाँ नॉर्मली कमाया है, टैक्स दिया है, फिर आपने कहा कि स्टेट बैंक से कीजिए आई वांट टू स्टार्ट एन ऑफशोर कंपनी इन दुबई और पनामा एंड आई वांट टू टेक $1 मिलियन, ये मेरा रुपया है, इसको आप कन्वर्ट करके मुझे डॉलर दें, मैं जाके वहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, दैट्स नॉट ए क्राइम। लेकिन मसला तो यही है कि जो कुछ इन्वेस्टेड बाहर है वो हम सब जानते हैं कि ये ऑफशोर यूनिट्स बने क्यों, स्विट्ज़रलैंड का सीक्रेट अकाउंट बना क्यों। ये सिर्फ इसीलिए था कि जो रिश्वत का पैसा हो, जो एक्सटॉर्शन का पैसा हो, किडनैपिंग का पैसा हो, जो ड्रग का पैसा हो, या टैक्स बचा के पैसा हो, या रिश्वत का पैसा हो, उसको छुपाने के लिए वेस्ट ने ये बड़ा कन्वीनियंट समझा कि हम ऐसे सेंटर्स बना दें जहाँ ईस्ट के जितने करप्ट लोग हैं, सारा जो क्रीम है वहाँ को उठा के ला के हमारे पास रख दें। जब वो पैसा मांगने आए तो अक्सर कोई मना कर दे, कुछ नहीं कर सकता कोई। स्विट्ज़रलैंड में 4 केसेस में तो मैं जाके थक गया, पैसा निकलवा के नहीं दे पाया लवाकिन को, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दी कि वो सालों साल गुजर गए, तो ज़्यादातर लवाकिन मर गए।
तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा तरीका है उनका लूटने का, और यहाँ इनकरेज किया गया है कि आप लूटें और हमारे पास लें। आसमी साहब, ये जो मामलात हैं कि थीफ को थीफ कैसे पकड़ेगा, ये तो बड़ा मसला है। ये तो देखिए ना, अनफॉर्चुनेटली बुरा भी लगता है कहते हुए कि हमारी पूरी जो रूलिंग क्लास है वही ये लोग हैं जिनको हम लुक फॉरवर्ड करते हैं, जिनको हम इंस्पिरेशन समझते हैं, और ये अक्रॉस द पार्टी है ये चक्कर। क्या नहीं, आई थिंक देखिए मेरी बात सुने, पर्पस आप लिटरली नहीं ले जाएं। तो क्वेश्चन इज कि जी in 67 years we have not been able to, not one government has been able to, हम जो बात करें सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट टैक्स ब्रॉडनिंग मेजर, यानी हम पिछली जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की हम बात कर लें, वो जितनी भी आई हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा एक सिस्टम नहीं बना सकी जिस पे हम टैक्स ब्रॉडन कर लें। आई थिंक द लार्जर बर्ड और एनहेंस द इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसके ऊपर एक गरीब आदमी को भी टैक्स मिलता है। पैसा ले जाने वाली के ऊपर भी आई कुडंट एग्री विद यू। मेरे आई थिंक देयर इज अ ह्यूज पैराडॉक्स कि ये जो ब्लैक मनी है दैट इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द डेवलपमेंट इकोनॉमीज़, जो डेवलपमेंट इकोनॉमीज़ हैं कि उसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ये ब्लैक पैसा जाता है और ये उनकी इकोनॉमीज़ को सपोर्ट करता है। यानी कि ये पैसा जितना यूरोप में है, जहाँ भी आपने बोला कि 12-14 आपके ऐसी मुल्क हैं जो स्विस अकाउंट्स हैं या दूसरा, तो ये ऑफशोर अलाउ कर दिया दुनिया भर से पैसा। अब आप दिस इज द क्वांटम ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट इन दोज वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज रन्स इनटू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। 23 ट्रिलियन की बात है। 23 ट्रिलियन की बात है। अब आप देखिए कि वहाँ पे भी है कि जी वैसे तो हम कहते हैं कि जी KYC हो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो, लेकिन जब वो सारा ब्लैक पैसा जाता है तो ऑल ऑफ दैट तो वो उनकी इकोनॉमीज़ को एडवांटेज कर रहा है। हम अगर अपनी पाकिस्तान, हम अपनी स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, आई थिंक 2016 है, अगर हम 2007 से अगर हम अपने इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखें तो आई थिंक 2008-2009 वो 2 नेगेटिव ईयर्स, 2015 वाज ऑलमोस्ट फ्लैट था। तो 11% और आई थिंक 40% का रिटर्न 2008 नेगेटिव था, 2008-2009 का। उसके बावजूद हमने एक सारा बाकी जितने साल हैं पॉजिटिव देखे। अभी भी इस मार्केट ने ऑन एन एवरेज आपको 23-24% का रिटर्न ऑन एन एनुअल 23% का रिटर्न हो जाएगा। तो अब आप ये सुनेगा पागल हो जाएगा। तो अगर हम इस कहेगा ये ऐसी बैठ के पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। I mean these are facts. I mean Tariq Hashmi is talking too much. No, these are facts. I mean this is, ये तो आप कराची स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे दे दे। तो अगर किसी ने 10 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होती तो उसने ऑन एन एवरेज 22-23% के हिसाब से कंपाउंड किया होता अपने इन्वेस्टमेंट को आके। तो रिटर्न्स आफ्टर 10 years आर ह्यूमंगस। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप बाहर ले गए तो आपने उसको इस क्वांटम से नहीं कमाया। अगर यही पैसा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आया है तो आप अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट को, आप हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आके। तो आई थिंक देयर इज एनफ, अपने मुल्क को बना रहे हैं। आई थिंक अलग सेटिस्फैक्शन हमारा इट्स हम अक्सर बात होती है कि वी आर वन ऑफ दोज ब्लेसेड कंट्रीज़ के जिनके पास दुनिया अल्लाह ताला की दीवी मादनी नेमतों से लेके, लोगों से लेके, यानी कि हमारे पास सब कुछ है। हम थोड़ा सा अब अगर फोकस हो जाए कि हमने इस मुल्क को बनाना है, तो वो जो लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान का कोई भी शहर दुनिया के बेहतरीन शहर से ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो अच्छा हो सकता है। आई मीन वी हैव, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं, हमारे पास सब कुछ है। थोड़ा सा अगर हम अपने आप को, और अपने आप से मुराद मेरा ये है कि मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, अपने आप को ठीक कर लें, तो आई थिंक वी हैव द पोटेंशियल टू डू वेल। मैंने आपसे जिक्र किया कि हम आपकी बात अगर लोग सुन लें, समझ जाएं, तो कोई ना ले जाए दुबई, कोई ना ले जाए पनामा, कोई ना ले जाए, जरूर लेके जाए। हम, मैं ये नहीं कह रहा कि ना लेके जाए। देखिए, ले जाने का मकसद तो कमाना होता है ना। मैं ये कहूँ कि दुबई गए तो हम जानते हैं ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों को जो लेके गए, जाके उन्होंने फ्लैट खरीद लिए, उसके बाद ज़बरदस्त वो अभी भी गिरी। आई थिंक मार्केट अभी भी 15-20% मार्केट अभी भी डाउन है। तेल का जो हाल है, आप क्या समझते हैं कोई भी अरब मुल्क बच सकेगा इस रिसेशन से? नहीं। देखिए, हम जब पाकिस्तान, आप यहाँ की इतनी अच्छी मार्केट छोड़ के आप ले जा रहे हैं पैसा। नहीं, मैं देखिए मेरी बात सुने, मेरे पास अगर बहुत पैसा है, मैं टैक्स देता हूँ, बहुत पैसा है, एंड आई वांट टू मेक अ हाउस इन दुबई, I think there's nothing wrong with that. Yeah, I want to put up if I want to put up a house in London, or I want to put a house in Paris, I think there's nothing wrong with that. As long as I've paid my taxes, I've declared my income and I have spare money, मेरे पास फालतू में है, और मैं चाहता हूँ कि यार मैं समर गुजारने जाता हूँ, मैं जाके करूँ, there is absolutely nothing wrong with owning properties and all that. जवाब ये होता है कि होटल किस लिए होते हैं, समर गुजारने। नहीं सर, चले, मतलब मैं कह रहा हूँ, why you have to make a second home in those places? I think होता है, आपकी बात सही है, provided you have paid the taxes, provided you have declared it
विद स्टेट देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद दैट, एग्री कर लिया। मैं तो थोड़ा और ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट पैट्रियोटिज्म की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं क्यों लेके जाऊँ अपने मुल्क पैसा, जबकि मेरे मुल्क में एक एक पैसे की जरूरत है मेरी। देखिए अभी भी बहुत अगर होटल में ठहरना ही होगा तो मैं 4 दिन 5 दिन होटल में ठहर मैं आपको महंगे से महंगे होटल में ठहरूँ तो इसका कॉस्ट कम होगा, इंस्टेड ऑफ कीपिंग ए फ्लैट फॉर द होल ईयर। आपका तो रोजी रोटी सब कुछ यही है। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए मेरी बात सुने, चक्कर क्या है कि हम अभी भी बहुत से ऐसे डिसिप्लिन हैं, हम तालीम की, हम हेल्थ की अक्सर बात करते हैं कि जी अभी एक डिबेट अभी नहीं, आई थिंक अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो है माशाल्लाह बड़े उनके पड़े में वो उनका इलाज पाकिस्तान में हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, ये अच्छे डॉक्टर्स पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वहाँ पे तरबियत हासिल करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वो वापस पाकिस्तान आते हैं और आके दे प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ सर्विसेज। अगर हम अपने तालीम के निज़ाम को बेहतर कर लें और अपने इलाज के निज़ाम को बेहतर कर लें, हम तालीम की बात करते हैं तो आई थिंक अमेरिका में कुछ 7 या पता नहीं 13,000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे पास गिनती की कुछ 4-6 20-25 यूनिवर्सिटीज़ जो एक्रेडिटेड है आके। तो आई थिंक बहुत सारी एरियाज़ हैं, अगर हम घर पे ठीक कर लें तो इसका इफेक्ट, आई कीप कमिंग बैक टू द स्टॉक मार्केट, कि इन तमाम चीज़ों का इफेक्ट जो है हमारी कैपिटल मार्केट पे पॉजिटिव पड़ता है। एंड आई थिंक यू नो वी हैव अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट, और यू नो थोड़ा सा अगर व्यू लंबा रख के आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, इन स्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिव थिंग्स जो हमने आके आज बात की, उसके बावजूद है ये मार्केट जो है बेहतरीन रिजल्ट आपको दे के जाती है। अच्छा, थोड़ी सी सेक्टर वाइज लोगों को एडवाइस कर देंगे कि आजकल आप जो देख रहे हैं, जैसे तेल की कीमत एक दिन बढ़ती है एक दिन घटती है, एकदम से OGDC पे आज अपर लॉक आप करें कि 1 मिलियन का बायर और मजीद खड़ा हुआ था, तो तेल की में तो काफ़ी हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं। बैंकिंग, कल जो इन्फ्लेशन का फिगर आया उसके बाद बैंकिंग स्टॉक पे भी कल झटका पड़ा, क्यों? देखिए बैंकिंग का अगर हम देखें कि एज दी आपका डिस्काउंट रेट नीचे आ रहा था, तो बैंकों के पास एक लॉन्गर टर्म PIBs का रिज़र्व एक हमेशा होता है, और हम देख रहे हैं कि वो हर पिछले साल भी हमने देखा था कि उन्होंने वो जो कैपिटल गेन्स वहाँ बॉस किया था। एंड आई थिंक दैट वाज अ प्रोसेस दैट इट वेंट ऑन टिल लास्ट ईयर। एंड आई थिंक इस वक्त इंडस्ट्री में एनालिस्ट का एक ओपिनियन तो ये है कि आई थिंक दैट हनीमून इज ओवर, कि जो आपके जो उनकी जो PIB से गेन से जो कमा रहे थे, अगर आप अभी लास्ट टी-बिल का ऑक्शन को भी देखें तो आई थिंक गवर्नमेंट ने पूरा ऑक्शन स्क्रैप कर दिया था, क्योंकि उसके ऊपर जो बिड्स लग रही थी उस पर रेट गवर्नमेंट को ज़्यादा हायर लग रहे थे। तो आई थिंक कि वहाँ पे तो थोड़ा सा एक बैंकिंग सेक्टर के ऊपर लगता है कि आने वाले दिनों में, अनलेस वी गेट इनटू अदर एरियाज़ के जहाँ पे हम आके बात करें, वो रहेगा आई थिंक। अच्छा, ऑयल का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि ऑयल कहाँ जाएगा। तो ये जो लोगों ने ऑयल में लगाया हुआ है PPL OGDC वगैरह में, उनको क्या एडवाइस देंगे आप? आई थिंक जब ऑयल $25 पे नहीं, आई थिंक दे शुड, मेरी बात सुने आप, अगेन मैंने आपसे जिक्र किया कि 10 साल की औसत एवरेज 23% थी। अगर किसी ने जब $25 का ऑयल था, डॉलर का ऑयल था, और उस वक्त में इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो आज 98 पे था OGDC। लोगों ने जब $100 का ऑयल होता था तो हम सब खरीदते जरा की OG, लेकिन जब $25 का हुआ तो लोग डरते थे कि यहाँ से 25 से गिर के, क्योंकि $10-12 की आवाज़ें आ रही थी कि यहाँ हो जाएगा। तो 90 से हमने $90 से लेके हमने $20 तक की जर्नी तो देख ली, लेकिन 20 से 10 की देखने को तैयार नहीं थे। जिन लोगों ने वहाँ हिम्मत की उन्होंने 20-25% आज पिछले इन मैटर ऑफ 60-70 डेज उन्होंने 25% कमा लिया आके। आई थिंक आगे क्या है? आई थिंक ऑयल कहाँ जाएगा तो इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन, आई डोंट थिंक आई हैव द आंसर टू दैट। लेकिन ये है कि यस, ऑयल सेक्टर में यहाँ पे यू शुड स्टार्ट, लगाया हुआ है बैठा रहे, आपको ये और मेरा तो अपना ख्याल ये है कि आई वुड टेक अ लॉन्गर टर्म व्यू, मतलब आई वुड नॉट से कि होल्ड ऑन, एब्सोल्युटली। बैंकिंग में भी आप कहेंगे कि होल्ड ऑन? बैंकिंग हैज़ चैलेंजेस, आई थिंक देयर आर, देखिए अगेन बात वही है कि आपके पोर्टफोलियो में एक सर्टेन एलोकेशन होती है कि आपने 20% अगर ऑयल रखा हुआ है या सीमेंट रखा हुआ है, फर्टिलाइजर है या आपका फार्मास्यूटिकल है या ऑटो सेक्टर है, स्प्रेड करना बहुत, तो अगर आप स्प्रेड करते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही और आप ये समझते हैं कि सीमेंट सेक्टर ज़्यादा ग्रो करेगा, तो आप थोड़ा सा एक शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ ये वो टाइम है कि थोड़ा आपने एक जगह प्रॉफिट बुक कर लिया, अब आप किसी ऐसे सेक्टर में चले जाएं जहां पे आपको ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा नजर आ रहा है। सीमेंट को क्या कहेंगे? मुझे अच्छा लगता है, अभी तक सही चल रहा है, अच्छा लगता है। थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़ी सी करेक्शन हो गए, थोड़ी सी करेक्शन ड्यू है, लेकिन ये है कि अगेन लॉन्गर टर्म का अगर आपका व्यू है तो इवन एट दिस प्राइस सीमेंट्स आर गुड। फार्मा आई थिंक फैंटास्टिक सर, आई थिंक फार्मा हैज गिवन सम वेरी गुड रिजल्ट्स, और अभी भी कुछ चंद सेलेक्ट कंपनीज ऐसी हैं कि जिसमें अभी भी बहुत
अच्छा, इंश्योरेंस का सेक्टर हैज डन वेल। हम अक्सर इंश्योरेंस की हाँ, बात हम नहीं बात करते क्योंकि थोड़ी सी कंपनी थोड़ी सी कुछ वो होती है, कुछ वो भी है। तो आई थिंक इंश्योरेंस का सेक्टर में भी अच्छी कंपनीज हैं आजकल। आदम जी बार अच्छी कर रही हैं, एब्सोल्युटली, हमेशा डिविडेंड भी देती हैं। आई थिंक दे हैव डन, आई थिंक उनके रिजल्ट्स की जो बिजनेस में ग्रोथ रही है हैज बीन फैंटास्टिक, एंड आई थिंक इट विल रिफ्लेक्ट इन देयर जो अर्निंग्स आएंगी उसमें रिफ्लेक्ट करेंगी वो। अच्छा सर, कल खबर आई, जो कल की गिरावट थी उसमें खबर ये थी कि फर्टिलाइज़र के ऊपर जो गैस के रेट्स है उसको शायद गवर्नमेंट ने थोड़ा कम किया है। जी जी। उसके बावजूद फर्टिलाइज़र की कंपनियाँ कल गिरी। एक्चुअली उसमें भी दो पर्टिकुलर, आई थिंक बिन कासिम को और एक यूजुअली में नाम नहीं थे, दो कंपनीज को एडवांटेज था। आप अगर देखें कि न्यूज़ आने के इमीडिएटली बाद पहले एक रैली बनी, एक उस सेंटिमेंट के ऊपर आके एक बाजार पहले ऊपर गया, उसके बाद फिर बाय द टाइम दे डाइजेस्टेड द न्यूज़ एंड वी सॉ कि। अच्छा, उसमें एक और भी खबर थी कि एक हफ्ते पहले कोई मीटिंग हुई जिसमें दार साहब ने कहा कि फर्टिलाइजर की कीमत 70 रुपये कम की जाएगी। हाँ, ये क्लैरिफिकेशन नहीं आई कि इट विल बी ए सब्सिडी और इट विल बी ए फोर्स रिडक्शन इन द प्राइस। आई थिंक एक तो वो बात हम ये भी सुन रहे हैं कि दे वांट टू ब्रिंग फर्टिलाइजर की प्राइस टू इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लाना चाह रहे हैं। आई थिंक कि उसके ऊपर मूवमेंट हो रही है। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मैंने आपसे जिक्र किया कि एग्री सेक्टर हमारा परफॉर्म नहीं किया। आई मीन दैट वाज वन ऑफ द एरियाज कि जो हम इकोनॉमी की भी बात करते हैं। इस दफ़ा पंजाब में तो प्रोडक्शन वीट की बड़ी अच्छी हुई है, 20.5, लेकिन आपका जो कॉटन का क्रॉप था वो खराब। दैट इज लेकिन इस दफ़ा कह रहे हैं कि जो पिछले साल का जो मसला था वो नहीं होगा, वेरी क्लोजली बीइंग मॉनिटर्ड। अच्छा, ये जो आपने फर्टिलाइज़र की बात की, फर्टिलाइज़र का जो आप कह रहे हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट चाह रही की कीमत इंटरनेशनल लेवल पे लाए, तो उसकी दो सूरत है कि एक तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे के अपने तरफ से दे दे ताकि फार्मर्स गेट रिलीफ। दूसरा तरीका ये है कि जो टैक्सेस लगे हुए हैं गैसेस पे उसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाए, जो जिसकी भी बात चली है कल। अच्छा, इस सिलसिले में एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर ये है कि मैंने ही 2 महीने पहले एक ट्विटर लिखा कि भाई टेल मी वाई पंजाब में CNG 41.9 का बिक रहा है और कराची में 67। उसमें मुख्तलिफ आरा आई, किसी ने कहा वहाँ पाउंड में बिक रहा है, किसी ने कहा हमारे वो पंजाब है और ये सिंध है, यहाँ पे ये है वो है। बाद में अभी जो आखिरी एक इंटरव्यू दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की CNG वालों ने, खुदाबख्श साहब, मलिक खुदाबख्श, उन्होंने कहा असल मसला ये है कि जो इम्पोर्टेड CNG है वो सस्ती है जो कतर से आ रही है जी। तो वो जो पंजाब में रीस्टार्ट हुए CNG स्टेशंस, दे स्टार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कतरी गैस। कतरी गैस पे एक तो वो रही है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टैक्स विच इज़ अ वेरी हाई हेवी टैक्स, एंड 21% GST भी नहीं है, GST है, कम है। उसका इम्पैक्ट 25 रुपये का है जी। कि तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इंशाल्लाह सिंध में भी सस्ती हो जाएगी, कतरी गैस शुरू हो जाएगा। तो सर ये इंडिकेट करता है बहुत क्लियरली आम लोगों के लिए कि गैस के ऊपर कितना ज़्यादा टैक्स है। अच्छा, यही इसी का इम्पैक्ट जो है फर्टिलाइज़र पे है। फर्टिलाइज़र को अगर कतरी गैस दे दिया जाए तो जाहिर है वो बहुत सस्ता हो जाएगा, तो ये भी एक सोल्यूशन है। आई थिंक दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि हम अब ये ख्याल रखें कि ये 2 साल के बाद इलेक्शन होना है 2018 में, तो आई थिंक कि यहाँ से अब जो भी गवर्नमेंट यूजुअली जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने आखिरी 2 ईयर्स के अंदर आके ऐसे काम करती है कि जहाँ पे पब्लिक को वो खुश कर सके। टैक्सेस का जहाँ पे आपने दूसरी हद तक बात की, तो वो तो पेट्रोल के ऊपर भी बहुत है। अगर हम क्वांटम ऑफ टैक्स देख लें, आई थिंक कि हम 1970 का जो बांग्लादेश में टैक्स लगा था वो हम आज तक वो हम आज भी देते हैं। पता नहीं कितने टैक्सेस लगे हुए हैं, नोबडी नोस, लोग भूल चुके हैं। द पॉइंट इज़ के और उसकी परहैप्स एक वजह है कि वो हमारा एक नैरो जो एक टैक्स का डिपॉजिट जो हम कहते हैं कि टैक्स कलेक्शन का जो हमारा निज़ाम है या जो हमारा बेस है वो भी छोटा है। अगर ज़्यादा लोग टैक्स देंगे, ज़्यादा लोग उसमें आएंगे, तो दूसरा का टैक्स बर्डन जो है वो ऑटोमेटिकली जहाँ तो गवर्नमेंट इज़ फोर्स टू के जहाँ से उसको मिलता है। आई थिंक कराची का, बल्कि अभी हम देयर वाज एन इंटरेस्टिंग न्यूज़ सर्कुलेटिंग अराउंड कि जो हम जगह जगह पार्किंग के 10 रुपये या 20 रुपये देते हैं कि गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग कि वो आपके ऑटो रजिस्ट्रेशन टैक्स है गाड़ी का कि उसी में शामिल कर लिया जाए। तो आई थिंक द गवर्नमेंट वुड मेक मोर मनी फ्रॉम अस वेदर आई पार्क माई कार और नॉट। तो आई थिंक ये क्रिएटिव टैक्सेशन का ये सिलसिला जो है, अगर हम ज़्यादा लोग टैक्स देंगे तो ये खुद ब खुद कि एक गैस जिसकी कीमत मेरे सामने यहाँ पे मौजूद है $2 कुछ सेंट का है जी जी 1 मिलियन MFCFD जी आज के दिन $2.05, तो उसको इतना ज़्यादा टैक्स करके इतना महंगा कर देते हैं कि 67.5 का 1 kg कराची में बिक रहा है। और इसी तरह से फर्टिलाइज़र को बहुत महंगा मिल रहा है, बिजली बनाने वालों को बहुत महंगा मिल रहा है। तो आज अगर CNG की एनालॉजी को लेते हुए हम कहें कि गिव कतरी गैस टू फर्टिलाइज़र,
द फर्टिलाइजर प्राइसेस कैन इंडीड कम डाउन वेरी शार्पली। सिमिलरली अगर पावर कंपनीज को कतरी गैस दे दिया जाए, विच इज़ पॉसिबल बिकॉज अभी 2 प्लांट और लग रहे हैं यहाँ पे, एक प्लांट गवादर पे भी लग रहा है, तो ये 4 प्लांट मिलकर अगर इतनी ज़्यादा LNG को प्रोसेस कर दें तो ये सारी चीज़ों को मिल सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी की कीमत भी एकदम से घटाई जा सकती है। आई थिंक इसमें एक एलिमेंट जो परहैप्स आप पूछ रहे हैं कि कतरी गैस जो है वो हमें डॉलर दे के ख़रीदनी पड़ती है जी, ठीक है। अब वो डॉलर जो है हमारे यहाँ ये अगर आप ये जो आपके एक्सपैट्रिएट भिजवाते हैं, अगर वो ही खाली उसका आधा अगर आप कर दें तो वी विल हैव अ ह्यूज चैलेंज। बात तो सही, लेकिन सर अब करें क्या? गैस हमारे यहाँ जो है अगर है हमारे पास 4, ज़रूरत हमारी 6 की है, तो हम लोग वो शिफ्टिंग इधर से उधर। आई थिंक साहब अब एनर्जी तो चाहिए ना। नहीं बिल्कुल चाहिए। देखिए हमारे यहाँ थोड़ा सा मंगाए या गैस मंगाए, हमारे यहाँ अगर आप ये जब CNG का सिलसिला स्टार्ट हुआ था तो हमने विद इन अ स्पैन ऑफ 4 or 5 years वी वेंट फ्रॉम अ नो CNG इन अ ऑटो सेक्टर टू ऑलमोस्ट 90% CNG हमारा चला गया था, और वी वर वन ऑफ द टॉप कंट्रीज जहाँ पे जो CNG का यूज़ होता था। अच्छा, जब ये ट्रांजिशन में हम ये लोग गए तो क्या उस वक्त हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये मालूम नहीं था कि जो हमारे पास अपनी रिजर्व हैं क्या वो इसको सस्टेन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? आप एंग्रो की एक्सपेंशन भूल गए। एब्सोल्युटली, कि मैं तो उनको पता ही नहीं था कि कल को गैस ही नहीं होगा, एंग्रो को कह दिया जी हम देंगे सस्ता गैस। आई थिंक इट यू कैन नॉट सिंपली से कि अब आज हम वहाँ पे आ गए। वी नीड टू हैव अ लॉन्गर टर्म व्हेन वी मेक पॉलिसीज, वी नीड टू लुक एट अ लॉन्गर टर्म व्यू कि ये जो भी हमारे डिसीजन हैं कि ओवर द नेक्स्ट 5 years और 10 years में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, जो हमारी विद इन द रिसोर्सेज में अगर आके तो इट्स नॉट एन ईजी। आई थिंक जगलरी एक्ट है, इट्स अ मुश्किल काम है। मतलब जो भी हमारे फिस्कल मैनेजर्स हैं उनके लिए आसान चैलेंज नहीं है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एक्ट टू बैलेंस, एंड वन होप्स के जी अच्छे स्मार्ट मैनेजर आएँ और इन चीज़ों को ठीक करें, क्योंकि पोटेंशियल हमें बहुत अच्छी चीज़ों को करने का। नासिर खान साहब बन गए FBR के चीफ, पहले यहाँ कस्टम कलेक्टर थे, बड़े अच्छे आदमी हैं। उन्होंने कहा कि 35 लाख लोग हमें पता है जो अमीर तरीन है, जिनके पास तमाम लैंड क्रूजर्स एंड प्राडोज हैं, अब जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर दम ही नहीं है। गवर्नमेंट कहेगी तो डालेगा ना वो बंदा। देखिए इट्स सैड कि हमारे यहाँ देखो, अगर आज से 40 साल पहले आप सीनियर ब्यूरोक्रेट से बात करें, हम अगर उनसे बात करते हैं, वो जिक्र करते हैं कि सिस्टम था। आज भी वो सिस्टम मौजूद है, लेकिन उसकी ये जो प्रोसेसेस हैं या SOPs हैं उसकी इन्फोर्समेंट नहीं है। तो इन्फोर्समेंट जो है वो तो गवर्नमेंट का काम है ना। पॉलिटिकल विल की बात है ना, इसे पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है। पॉलिटिकल विल में वही बात पहले जो आप ब्रेक से पहले कह रहे थे कि बात यही है कि इट इम्पैक्ट्स द रूलिंग क्लास, so why they will do that? But I think even them they are being short sighted, क्योंकि अगर आप इसको इम्पैक्ट करते हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो भी वो ज्यादा उठाएंगे। It is not. I think even but they are not looking at that. I think they are only looking at the negative part of it. हाँ, they are only looking. I think it's a fear. If they take a bigger picture. बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात हुई। नाज़रीन, बात यही घूम फिर के आई कि सारा जो टैक्सेस लगा हुआ है, चाहे वो CNG पे हो या यूरिया पे हो, यही सारा मसला है। ये क्यों लिया जाता है इतना ज़्यादा टैक्स? 21% GST, उसके ऊपर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टैक्स। इतना हेवी टैक्सेशन दुनिया में कहीं नहीं होता क्योंकि उनको और कोई जगह नज़र नहीं आती। नासिर खान साहब जो कि FBR के चीफ है, कहते हैं 35 लाख लोग वेल नोन है थ्रू नादरा डाटा, जिनको हम टैप कर सकते हैं। उनसे 10, 20, 25 लाख भी अगर मांग लिया जाए सालाना तो वो देंगे, क्योंकि पास उनका बड़ा माल है। 1-2 ट्रिप का उनका कॉस्ट है ये, लेकिन हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि गवर्नमेंट उनको हाथ डालने देती नहीं है। तारिक साहब ने शुरू में कहा कि ये कैसे होगा कि ये लोग ऐसा पॉलिसी लें जिससे उन्हीं को नुकसान हो जाए। तो अब तो वेट करना पड़ेगा कि कुछ ऐसे लोग आएँ जिनके जो इस क्लास में नहीं आते, फिर आके वो हाथ डालेंगे तो मुल्क बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो जाएगा। जब गैस के ऊपर, पेट्रोल पे और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे टैक्स नहीं होगा, सिर्फ बड़ों से टैक्स लेके ही मुल्क चलाया जाएगा। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।